नया आईपीओ, नया धमाका। लेकिन ये धमाका क्या आपके लिए मौका बनेगा या धोखा, ये हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। वैसे मुझे लगता है अब आपको भी मेरे साथ साथ आईपीओ वीडियोस देखने की आदत हो गई होगी ना, तो इसीलिए बस इसी कारण से मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आया ना तो सारे दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं एक बार फिर एक नया आईपीओ लेकर आ गई हूँ जहाँ पर एज यूजुअल हर बार की तरह हम लोग जानेंगे कि ये आईपीओ आपके लिए क्यों बेहतर हो सकता है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किन किन जानकारी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके फाइनेंशियल समझेंगे, आईपीओ डिटेल समझेंगे, हम ये जानेंगे कि पीयर्स के कंपैरिजन में ये कंपनी कैसे काम करने वाली है और एंड सेगमेंट मैं आपको बताऊंगी कि इस कंपनी में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का मनी हिंदी चैनल, जहां पर आज एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात करेंगे जिसकी प्रोफाइल जो है ना वो बहुत ही अलग है, यूनिक है और बहुत ज़रूरतमंद है। स्पेशली यहाँ पर जब सरकार बीच में इन्वॉल्व हो जाती है तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे खासे मुनाफे आपको दे सकती है। कंपनी का नाम है डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में डील करती है। थोड़ा सा नया है ना सुनने में, मेरे लिए भी था, इसलिए ये वीडियो और ये जानकारी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। ये कंपनी वाटर इंजीनियरिंग और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर करके कैसे काम करता है कि सपोज आजकल बड़े बड़े शहरों में ना बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हो गई हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी पड़ रही हैं और उसके कारण वाटर का मैनेजमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कंपनी उसी काम में डील करती है। एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो काफ़ी हद तक आते हैं। इनका मेजर रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से ही आता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है। तो ये एक चीज़ अच्छी भी है इनके लिए और कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल रिस्क भी इनको देती है। चिंता मत करो, सारे रिस्क स्वॉट एनालिसिस सारा अच्छे से समझेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको आईपीओ डिटेल्स दे देती हूँ जो बहुत जरूरी है। तो कंपनी का जो टोटल इशू साइज है वो 220.50 करोड़ का है, जिसमें 75 लाख शेयर्स जो हैं वो फ्रेश इशू हैं। इसमें सारे ही शेयर्स फ्रेश इशू हैं, ऑफर फॉर सेल नहीं होने वाला है। यानी कंपनी अपने जितने भी शेयर्स है वो नए ही इशू कर रही है, कोई भी प्रमोटर अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं कर रहा है। प्राइस बैंड 279 रुपीज से लेकर 294 पर शेयर के ऊपर होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है और लॉट साइज 50 शेयर का होने वाला है, जहां पर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट, आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगी वो 14,700 रुपीज की होगी। आईपीओ ओपन 22 जनवरी 2025 को होगा और बंद होगा 24 जनवरी 2025 को। इसकी जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, यानी अलॉट जिस दिन शेयर्स आपको अलॉट होंगे वो 27 जनवरी है और रिफंड जिनको बदकिस्मती से शेयर्स अलॉट नहीं हो पाएंगे, आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, उनके अकाउंट में उनका रिफंड जो है वो 28 जनवरी को पहुंच जाएगा। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 28 जनवरी तक और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो 29 जनवरी 2025 बताई जा रही है। ये कंपनी दोनों ही एनएससी और बीएसई पर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्यूआईबीज यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं उनमें 50% उससे ज़्यादा ही उनको रिजर्वेशन दी गई है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% रखा गया है और एचएनआईज के लिए यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए 15% है। जितना भी पैसा आईपीओ से रेज होने वाला है वो उस पैसे को अपने डेट रीपेमेंट में इस्तेमाल करेंगी, केपेक्स में इस्तेमाल करेंगी, यानी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज करने के बारे में सोच रही हैं, जहां पर वो अपनी मशीनरी, टेक्नोलॉजी इन सब में एडवांसमेंट लेकर आएगी और बचा हुआ पैसा इनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इस्तेमाल होगा। अब आईपीओ की डिटेल्स तो जान लिए हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना कैसे है, डीमैट अकाउंट कैसे खोले। सबसे पहले तो खुल गया हमसे, अब हमें आता ही नहीं है कि आईपीओ में मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, कब करूं, कैसी कंपनी को जज किया जाए, कितना अमाउंट मैं उसमें डालूं। तो ये सारी जानकारी देने के लिए आपके पास फ्रीडम ऐप है। फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक फुल फ्लेश कोर्स मिल जाएगा A to Z सारी जानकारी के साथ, एक्सपर्ट नॉलेज के साथ। कोर्स का नाम है आईपीओ और इसी के साथ साथ आप बिजनेस और फार्मिंग रिलेटेड कोर्सेज भी सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 399 रुपए में। 500 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं इस ऐप पर, आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। इनफैक्ट इस कोर्सेज पर तो अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है उनका, तो जल्दी से ग्रैब कर लो, कहीं ये ऑफर आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि क्या पता दोबारा आए ना आए। तो डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि आईपीओ कोर्स का लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाए तो वो भी आपको मेरे चैनल प्रोफाइल पर मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गए बेसिक हमारे आईपीओ के डिटेल्स। अब आगे बढ़ने से पहले, फाइनेंशियल्स बताने से पहले, मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी सेगमेंट होता है और आपको भी इसका ही ज़्यादा इंतजार रहता है
लेकिन उससे पहले जरा कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑल्दो मैंने आपको बता ही दिया कि कंपनी का जो मेजर काम है वो क्या है, लेकिन कंपनी शुरू हुई थी 2016 में, यानी ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं इस कंपनी को इंडस्ट्री में डील करते हुए। ये कंपनी मेजरली वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में ही डील करती है। 11 इनके मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें ये एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर चुकी है। जल जीवन मिशन सरकार के साथ काम कर चुकी है और कर्नाटका बैंगलोर में अपने हेडक्वार्टर्स के साथ कंपनी का जो मेन फोकस रहता है वो डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग और कमीशन ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ही ज्यादा रहता है, जहां पर इनकी एक्सपर्टीज जो है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव्स में रही हैं। इसी के साथ साथ डेल्टा वाटर ने रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी अपना काफी अनुभव दिखाया है, जहां पर हाईवे सेक्टर के साथ साथ इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ये लोग काफी वर्सेटाइल रहे हैं। चलिए अब इसके थोड़े पोर्टफोलियो भी समझ लेते हैं कि आखिर कंपनी ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जो प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट आता है इनका, जहाँ पर इनके पास बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस हैं, जिसमें ये डिजाइनिंग और इंस्टॉलिंग और मेंटेनेंस और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफी अच्छा अपना काम जो है वो दिखा चुकी है। वहीं ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स में भी इसका हिस्सा रहा है, जहां पर स्ट्रैटेजीज बनाने में ये काफ़ी आगे रही है, स्पेशली जब हमें ये इंश्योर करना हो कि सस्टेनेबल वाटर सॉल्यूशंस हम कैसे निकाल सकते हैं। अब ये कंपनी बिल्डिंग्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बना रही है या फिर कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रही है, उसी के साथ साथ ये चीज़ ध्यान में रख के ये काम करती है कि हमें लॉन्ग रन में कैसे अपने काम को मेंटेन करके रखना है, उसे कैसे सस्टेनेबल बनाना है। वहीं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी इसका हाथ रहा है, जैसे कि रेलवे या फिर हाईवे प्रोजेक्ट्स जो हो गए, और उनके लिए कैसे वाटर मैनेजमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ये कंपनी ध्यान रखती है। 2023 31 अक्टूबर तक की अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा वाटर जो है वो अपने 27 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें से एक मैं आपको बता चुकी हूँ कि जल जीवन मिशन में, जहाँ पे सरकार के साथ भारत सरकार के साथ इन्होंने काम किया था। चलिए अब मेन सेगमेंट पर आ जाते हैं, फाइनेंशियल्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए जज करना, इन्वेस्टर के लिए इनफैक्ट जज करना कि क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। अगर मैं आपको इनके रेवेन्यू की बात बताऊं तो FY 21-22 में इनका रेवेन्यू 119.63 करोड़ पर रहा था। वहीं FY 22-23 में ये बढ़कर 175.75 करोड़ पर पहुंच गया। FY 23-24 में ये रेवेन्यू 241.84 करोड़ पर पहुंच गया। नेट प्रॉफिट देखें, यानी कि सारी चीज़ें डिडक्ट होने के बाद इनका पैट क्या रहा, तो नेट प्रॉफिट इनका FY 21-22 में 38.33 करोड़ का था। FY 22-23 में ये नेट प्रॉफिट इनका 50.11 करोड़ पर पहुंच गया और FY 23-24 में ये 59.73 करोड़ पर आ गए। यानी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ तो नजर आ ही रही है रेवेन्यू के टर्म्स में भी और प्रॉफिट के टर्म्स में भी। अब डेट टू इक्विटी की बात कर लेते हैं, यानी कंपनी के पास कितना कर्ज है। तो इस कंपनी की डेट टू रेशियो 0.01 पर है, तो यानी कंपनी के पास कुछ ज्यादा कर्ज तो नहीं है। इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं बताऊं तो 76.99% पर हुआ, जो कि ये बताता है कि इस कंपनी के पास जितनी भी कैपिटल आ रही है ना, तो वो उसका एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो वो 36.36% पर इनका है फिलहाल, जो कि दिखाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा रही है। आइडियली अगर ये रेशो देखी जाए तो ये 15% से 20% के बीच में होनी चाहिए। प्राइस टू अर्निंग देखो, यानी पी रेशो की अगर मैं बात करूं तो वो 9.45 रहा एट द अपर प्राइस बैंड। यहाँ पर ये नहीं बोला जा सकता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, रीजनेबली वैल्यूड है, मीडियम स्टेज पर है। अब क्योंकि आईपीओ का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो चांसेस हैं कि जो भी सब्सक्रिप्शन निकलेगा आईपीओ का, यानी जितनी बार भी ये आईपीओ सब्सक्राइब होगा, तो वो माना जा रहा है कि वो 100 टाइम्स से ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि आईपीओ का साइज इतना बड़ा नहीं है, तो चांसेस हैं कि ज़्यादा लोग इसमें सब्सक्राइब करें और प्लस अलॉटमेंट के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जीएमपी की बात करें अगर, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो उसमें हमें फिलहाल कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है प्राइस देखकर कि इसका जो लिस्टिंग गेन्स हैं वो 50% से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी कंपनी मानी जा सकती है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपके चांसेस ज़्यादा हो आईपीओ अलॉटमेंट में आने के, तो आप मल्टीपल अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं स्वॉट एनालिसिस के बारे में, यानी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है उनके लिए फ्यूचर में, और रिस्क क्या हो सकते हैं, थ्रेट्स क्या हो सकते हैं कंपनी को। स्ट्रेंथ की बात करूं अगर, तो कंपनी के पास एक एक्सपर्टीज है जहां पर वो वाटर मैनेजमेंट और ग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट्स में अपने अच्छी खासी पकड़ बनाकर उन्होंने रखी हुई है। दूसरा, उनके पास डाइवर्सिफाइड सर्विसेज हैं, मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करके उन्होंने रखा हुआ है, रेलवेज, हाईवेज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कंपनी के बारे में, प्लस सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो भी इनको मिलते हैं, तो ये भी इनकी एक स्ट्रेंथ है। वहीं एक कंसिस्टेंट फाइनेंशियल्स में ग्रोथ भी हमें नजर आ रही है, रेवेन्यू के टर्म्स में भी
पैट की टर्म्स में भी, डेट टू इक्विटी रेशो भी इनका काफी कम है, आरओई भी इन्होंने काफी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। चलिए अब कमजोरियों की बात कर लेते हैं, वीकनेस जान लेते हैं कि कंपनियों का हाथ कहां कहां पर थोड़ा टाइट है। तो पहला तो प्रोजेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पर देख लेते हैं। क्योंकि सरकारी काम में या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व रखती है, कंपनी का मेजर रेवेन्यू भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है। अब ये इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है, वीकनेस भी है, क्योंकि अगर ये अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व नहीं कर रही है और इन केस कुछ भी सरकारी काम में या सरकारी प्रोजेक्ट्स में कुछ भी डिले होता है या कहीं पर भी कोई ऐसा नया रूल निकाल दे सरकार, तो वो इनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत डाल सकती है। फिर दूसरी आता है इनकी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ऐसा नहीं है कि ये सिंगल प्लेयर है इस इंडस्ट्री में, और भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, वो भी मैं आपको आगे वाले सेगमेंट में बताऊंगी जहां पर हम इनके पीयर्स की बात करने वाले हैं। तो कंपटीशन के मामले में भी ये थोड़ी सी पीछे है। अपॉर्चुनिटीज समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि जल जीवन मिशन इनको मिला जो था, कॉन्ट्रैक्ट जो मिला था, उसके बाद इस कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो अगर ऐसे ही सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स इनको और मिलते रहे तो वो फ्यूचर में आकर इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और ज्यादा दे सकती है। दूसरा, ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो कि एनी हाउ फ्यूचर ग्रोथ में काम आने ही वाला है। अब हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रही है। थ्रेट्स जान लेते हैं अब कि कंपनी कहां कहां पर खतरा महसूस कर सकती है। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखती है, ज्यादा पार्ट इनका रेवेन्यू का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है, तो कोई भी रेगुलेशंस में चेंज आना, कोई भी ऐसी पॉलिसीज में चेंज आना जो सरकार की तरफ से इस इंडस्ट्री या सेक्टर में आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं खतरा बना सकता है इस कंपनी के ऊपर। दूसरा, हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं। कोई भी इकोनॉमिक चेंज अगर सरकार लेकर आती है या फिर ग्लोबल लेवल पर कोई भी इस सेक्टर में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में चेंज आता है, तो वो भी कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ा थ्रेट दिलवा सकता है। अब पीयर्स जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कॉम्पिटिटिव मार्केट है इनकी जहां पर ये स्टैंड कर रही है। तो अगर मैं इनके पीयर्स आपको बताऊं तो वहां पर दो हैं इनके पास, एक तो वाटेक वबैक लिमिटेड और ईएमएस लिमिटेड। अब वाटेक की अगर बात करें तो एक ग्लोबल लीडर है वाटर और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में, वहीं ईएमएस जो है वो स्पेशलाइज्ड है काफी वाटर और वाटर वेस्ट कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल में। अब बारी आ चुकी है हमारे आखिरी सेगमेंट की, जहां पर हम ये जानने वाले हैं कि क्यों आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे मैं जानती हूँ कि हमने क्योंकि स्वॉट एनालिसिस और फाइनेंशियल्स देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो कहीं ना कहीं हम अब एक जजमेंट तो अपनी बना ही सकते हैं कि हमारे लिए कंपनी कैसी है। लेकिन फिर भी पॉइंट वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या माइंड में रख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखी है, रेवेन्यू में दिखी है, पैट में दिखी है, मैंने पहले भी बताया। सेम चीज हमारे पास एक सेक्टोरल रेलेवेंस में भी आ जाता है, क्योंकि कंपनी एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जहां पर ज्यादा कंपटीशन या फिर ज्यादा रेगुलेशंस का आना जाना इतना नहीं बनता है। तो ये भी एक इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है और इस पॉइंट को नजर आप डाल सकते हैं अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आखिरी एक पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट भी जुड़ा है इस कंपनी के साथ, क्योंकि वैल्यूएशन हमने बताया कि ना ये कंपनी ओवर वैल्यूड लग रही है ना ही अंडर वैल्यूड लग रही है, एक मीडियम पेस पर है। तो ये भी चीज एक अच्छी है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो रिस्क के टर्म्स में मुझे लगता है कि इस कंपनी के पास एक ही ऐसा फैक्टर है जो इसको कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी और अगर करंट कंडीशन की बात करें तो भी एक पोटेंशियल रिस्क के सेक्टर में डाल देता है, क्योंकि ये कंपनी की हाई डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर। तो कुछ भी चेंज सरकार की तरफ से इस कंपनी के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है। अब सारी जानकारी तो आपको पता चल गई है कि आप इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों ना इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल्स हमने समझ लिए, स्वॉट हमने समझ लिया, सारे डिटेल्स जो थे कि कंपनी कब बनी, उसकी हिस्ट्री, उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, सर्विसेज क्या देते हैं, सारी जानकारी हमें मिल गई है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट आता है, कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं, कोई फीडबैक है आपका मेरे लिए, तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे और भी डिटेल्ड वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।